5 अनाथ बहनों की माँ बनी लक्ष्मी माता। अरे तुम पांचों अभी तक खेल रही हो, चलो मैंने तुम पांचों के लिए खाना परोस दिया है, आकर खा लो। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां उसके पास आ जाती हैं। जैसे ही उसकी पहली बेटी निधि एक निवाला तोड़कर अपने मुंह में खाने वाली होती है, शारदा उसे टोक देती है। निधि, रुक जाओ, तुमने तो अभी लक्ष्मी माता को भोग भी नहीं लगाया और पहले ही खाने बैठ गई हो। पहले तुम्हें पता है ना, हम सब मिलकर लक्ष्मी माता को भोग लगाते हैं। शारदा के कहते ही उसकी पांचों बेटियां अपनी अपनी थालियां उठा लेती हैं और लक्ष्मी माता के मंदिर के सामने बैठ जाती हैं। जिसके बाद सबसे पहले शारदा लक्ष्मी माता को भोग लगाती है और उसके बाद उसकी पांचों बेटियां एक एक करके लक्ष्मी माता को अपने खाने में से भोग लगाती हैं। माँ, अब तो हमने लक्ष्मी माता को भोग भी लगा दिया है, क्या अब हम लोग अपना खाना खा सकते हैं? हाँ मेरी प्यारी बच्चियों, अब तुम पांचों आराम से अपना खाना खा सकती हो। शारदा उसकी पांचों बेटियां लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। शारदा बहुत गरीब औरत थी, वह लक्ष्मी माता को बहुत मानती थी। वहीं उसकी बेटियां भी लक्ष्मी माता की भक्त थीं। शारदा बहुत ही कठिनाइयों से अपनी 5 बेटियों को पाल रही थी। उसका पति एक हादसे के दौरान भगवान को प्यारा हो गया था और वो बेचारी एक अमीर घराने में साफ सफाई का काम करके अपनी बेटियों को पाल रही थी। पांचों स्कूल के लिए तैयार हो जाओ, आज तुम पांचों का पहला दिन है। स्कूल के अंदर कोई शैतानी मत करना और अच्छे से पढ़ाई करना। चिंता मत करो माँ, हम पांचों अच्छे से पढ़ाई करेंगे। वो पांचों स्कूल पहुंच जाती हैं। यहाँ घर में राशन खत्म हो चुका था, जिसके चलते शारदा आज अपनी मालकिन से एडवांस मांगने वाली थी। सारा काम खत्म करने के बाद वह अपनी मालकिन के पास जाकर उनसे कहती है, मालकिन, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी मैंने अपनी 5 बेटियों का स्कूल में एडमिशन करवाया है, इसलिए मेरे सारे पैसे खर्च हो गए हैं। कुछ पैसे दे दीजिए, राशन डलवाना है घर में। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ तुझे पैसे दिए हुए। अरे मैं तो थक गई हूँ तुझे इस तरह से पैसे देते। देख, अगर तुझे यहाँ काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ तुझे तनख्वाह के दिन ही पैसे मिलेंगे। इस बीच में तुझे 1 रुपया भी नहीं दूंगी। लेकिन मालकिन, बस अब मैं एक शब्द और नहीं सुनना चाहती। शारदा की मालकिन ऐसा कहकर गाड़ी में बैठकर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल जाती है। उस दिन शारदा बहुत ज्यादा परेशान होती है। घर में खाने का एक दाना तक नहीं था और उसकी पांचों बेटियां स्कूल के आने के बाद भूखी प्यासी अपनी माँ का इंतजार कर रही थी। वहीं उसे अपनी लक्ष्मी माता को भोग भी लगाना था। माता रानी, ये सब क्या हो गया? पहले ही परेशानियां कम थी क्या, जो तू एक के बाद एक खड़ी कर देती है? शारदा बहुत ज्यादा परेशान थी। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच उसे एक लक्ष्मी माता की मूर्ति रखी हुई नजर आती है। वो उसे गाड़ियों के चलते टूटने से बचाने के लिए सड़क के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक गाड़ी आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते वह वहीं अपना दम तोड़ देती है। तभी स्कूल से आते हुए उसकी पांचों बेटियां इस हादसे को खुद अपनी आंखों के सामने देख लेती हैं। माँ, माँ उठो ना माँ, ये क्या हो गया आपको? उठो ना माँ। अरे हमारी माँ कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ, हमें आपसे बात करनी है। चलो उठो ना माँ, हम किसको बताएंगे कि हमारे स्कूल का पहला दिन कैसा गया? माँ के सर से खून निकल रहा है, माँ को क्या हुआ है? कोई कुछ बोलते क्यों नहीं? उन पांचों लड़कियों की आंखों में आंसू होते हैं। उनकी ममता अपनी माँ के प्रति देखकर वहां सारे लोग सर झुकाए उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वह बेचारी पांचों लड़कियां समझ जाती हैं कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही, जिसके चलते वह छोटी छोटी मासूम बच्चियां लोगों का सहारा लेकर अपनी माँ का अंतिम संस्कार करवा देती हैं। जिसके बाद अब उनकी जिंदगी में उनकी माँ का साथ खत्म हो चुका था और वह भूखी प्यासी लक्ष्मी माता के सामने अपनी माँ को याद करती रहती हैं। जब से माँ भगवान के पास गई हैं, हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अब तो हमें प्यार से 2 टुकड़े खिलाने वाला भी कोई नहीं है। मुझे माँ की याद बहुत सता रही है। मेरे तो भूख से पेट में दर्द हो रहा है। माँ होती तो अभी तक हमें भूखे भी नहीं रहने देती। उस रात वह पांचों बहनें लक्ष्मी माता की मूर्ति के सामने ही सो जाती हैं। तभी उस मूर्ति के अंदर से एक चमकीली रोशनी निकलती है, जिसके अंदर से लक्ष्मी माँ एक इंसान के रूप में निकल आती हैं
और उन पांचों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, मेरे होते हुए तुम पांचों को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होगी। लक्ष्मी रसोई में जाती है और उन पांचों के लिए खाना बनाना शुरू करती है। उसके हाथों का खाना इतना स्वादिष्ट था कि खाने की खुशबू से ही उन पांचों की नींद खुल जाती है। ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? खुशबू से तो मुझे और भी ज्यादा भूख लग रही है। मुझे लगता है रसोई से आ रही है इतनी स्वादिष्ट खुशबू। चलो चलकर देखते हैं। वह पांचों रसोई में जाती हैं तो वहां उन्हें एक औरत उनके लिए खाना बनाते हुए दिखाई पड़ती है। कौन हो तुम और हमारी रसोई में क्या कर रही हो? रसोई में तो एक दाना तक नहीं था, फिर तुमने ये खाना कैसे बनाया? बड़ी ही अजीब बात है, अपनी माँ के चलते अपनी मौसी माँ को भूल ही गई हो तुम पांचों। तुम्हें इतना भी याद नहीं कि मैं तुम्हारी मौसी हूँ? ये सुनते ही उन पांचों की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो पांचों एक साथ लक्ष्मी को गले से लगाकर रोती हैं। अच्छा हुआ आप यहाँ आ गई, हमें माँ की कमी महसूस हो रही थी। माँ तो हमें छोड़कर चली गई, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाना। उन्हें देखकर लक्ष्मी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वह उन पांचों को अपने हाथों का बनाया हुआ खाना अपने हाथों से एक एक करके खिलाने लगती हैं। रुक जाइए, पहले हम पांचों लक्ष्मी माँ को भोग लगाएंगे, उसके बाद खाएंगे, वरना हमारी माँ हमसे नाराज हो जाएगी। वह पांचों अपनी अपनी थालियां उठाकर लक्ष्मी माता के पास पहुंच जाती हैं और उन्हें भोग लगाती हैं, जिसके बाद वह खाने से पहले अपने हाथों से एक एक निवाला लक्ष्मी को खिलाने लगती हैं, जिसके चलते लक्ष्मी उनसे कहती है, अरे तुमने तो मुझे पहले ही खिलाकर मेरा पेट भर दिया है, अब तुम्हारी बारी है, लो मैं तुम्हें खिलाती हूँ। लक्ष्मी उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। उनका ये प्यार और भक्ति लक्ष्मी माता के प्रति देखकर लक्ष्मी को और भी ज्यादा खुशी मिलती है। भक्त तो मैंने बहुत देखे, लेकिन इतने छोटे छोटे और इतनी प्यारी भक्ति मैंने पहले कभी नहीं देखी। इनकी माँ ने मेरी मूर्ति की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी, ये कर्ज तो मुझे चुकाना ही होगा। लक्ष्मी उनकी अच्छे से परवरिश करती है और उन्हें एक माँ का प्यार देती है। वह घर के सारे काम करती है और उन्हें खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते वक्त धीरे धीरे गुजर जाता है और अब वह पांचों काफी बड़ी हो जाती हैं, जिनमें से कोई डॉक्टर, कोई कलेक्टर, कोई फौजी, तो कोई टीचर, तो कोई वकील बन जाती है। देखो लक्ष्मी मौसी, मैं टीचर बन गई हूँ और मैं कलेक्टर बन गई हूँ। आज ही मुझे डॉक्टर की डिग्री मिली है। लक्ष्मी मौसी, आज मैंने अपनी जिंदगी का पहला केस जीता है। मौसी कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैं एक फौजी बन गई हूँ और अब मैं देश की सेवा करूंगी। उन पांचों को अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ बनते हुए देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है। आखिरकार तुम पांचों ने अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। वो चाहती थी कि तुम पांचों अपनी जिंदगी में पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ। हर रोज मुझे यही विनती करती थी। इतना कहते ही वह अपनी असली लक्ष्मी माता के रूप में आ जाती हैं। अपने सामने साक्षात लक्ष्मी माता को देख वह पांचों हैरान रह जाती हैं। हैरान ना हो पुत्रियों, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। मैं तुम्हारी वही लक्ष्मी माता हूँ जिनकी तुम पांचों भक्त हो। जिस तरह तुमने मुझे अपनी माँ माना, उसके लिए मुझे पृथ्वी पर आना पड़ा और तुम्हारा ख्याल रखना पड़ा। तुम पांचों बहुत अच्छी बेटियां बनी और तुमने मुझे माँ का प्यार दिया। तुम हमेशा खुश रहना और तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो बस मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आ जाऊंगी। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। लक्ष्मी माता ऐसा कहकर वहां से जाने से पहले ढेर सारा पैसा, सोना, हीरे छोड़कर जाती हैं, ताकि उन पांचों बहनों को कभी किसी चीज की जरूरत ना पड़े। उस दिन के बाद से वो पांचों अपनी जिंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ती हैं और एक साथ रहती हैं। पता नहीं ये सावन भादव का दिन क्यों आता है। जब भी ये बारिश का महीना आता है, हम गरीबों की परेशानी बढ़ा देता है। कविता बहू, कविता बहू, पता नहीं ये कविता बहू कहाँ है। मैं यहाँ हूँ माँ जी, आंगन में।
ये देखिए माँ जी, हमारे आंगन में कितने सारे गेंदे के फूल खिले हैं। मैं सोच रही हूँ माँ जी कि इन गेंदे के फूलों को गुथकर हमारी झोपड़ी को सजा दूं, ताकि कल देवर जी की शादी में हम गरीबों की झोपड़ी में थोड़ी तो रौनक आए। अपनी गर्भवती बहू कविता की इस बात पर सीबो भराई आंखों से कहती है, जो तुझे ठीक लगे कर दे बहू। वैसे भी एक गरीब के घर की शादी तो ऐसी ही होती है। और जल्दी से अंदर आ जा, अखिलेश को हल्दी भी लगानी है। पूरा परिवार अखिलेश को हल्दी लगाता है। देवर जी, आपकी भाभी होने के नाते मैं भगवान से बस यही मांगती हूँ कि ये हल्दी का शुभ रंग आपकी जिंदगी को खुशियों से भर दे। शुक्रिया कविता भाभी। कविता के बाद सीबो नीलम भी अखिलेश को हल्दी लगाते हैं। तभी गोपी आ जाता है। अजी, सभी को शादी का न्योता दे आए आप? हे भाग्यवान, सभी को न्योता तो दे आया, मगर गिने चुने लोग ही हम गरीबों के घर की शादी में आएंगे, क्योंकि हम झोपड़ी में रहते हैं। इसलिए लोग हम गरीबों की खुशियों में नहीं आना चाहते। कोई बात नहीं बाबूजी। अगले दिन बहुत ही थोड़े लोगों के साथ अखिलेश की बारात दुल्हन के घर आती है, जहां अखिलेश और आरती की शादी हो जाती है और आरती बहू बनकर ससुराल आ जाती है। नीलम बेटी, जा जाकर आरती की थाली ले आ। जी माँ। ये लो माँ। आरती बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। गृह प्रवेश होने के बाद आरती अपने सास ससुर के पैर छूती है। सदा सुहागन रहो आरती, खूब खुश रहो। आज से हम गरीबों की इस झोपड़ी को अपना ही घर समझना। आरती का ससुराल यूं तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मगर गरीबी में भी उसके ससुराल वाले रूखी सूखी रोटी भी मिल बांट कर खाते थे। रात बहुत हो चुकी है, चलो अब सभी सो जाओ। तभी नीलम और कविता सोने के लिए एक फटी चिटी गुदरी लाकर बिछा देती हैं, मगर उस झोपड़ी में जगह कम होने की वजह से किसी न किसी को रात भर जाग कर काटनी पड़ती। बेचारे गरीब ससुराल वाले झोपड़ी में सोने की तैयारी ही कर रहे होते हैं। तभी मौसम खराब हो जाता है और जोर जोर से बादल गरजने लगते हैं। लगता है बहुत जोरों से बारिश होगी। तुम सभी सो जाओ, मैं जगी हूँ। वैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही है। हे ऊपर वाले, भगवान के लिए आज हम गरीबों के घर पर मत बरस। आज ही मेरे बेटे की शादी हुई है और हम गरीबों की झोपड़ी में बहू आई है। बेचारी गरीब सीबो डर भरे मन से उम्मीद लगाए हुए ऊपर वाले की दुआई दे रही थी। थोड़ी देर बाद सभी की आंख लग जाती है। तभी बहुत तेज तूफानी बारिश शुरू हो जाती है, जिससे आरती के बेचारे गरीब ससुराल वालों की झोपड़ी के ऊपर छत की मिट्टी गलने लगती है और आंधी तूफान में फूस भी उड़ जाते हैं, जिस कारण उनकी झोपड़ी की छत जगह जगह से टपकने लगती है और बारिश के पानी से उनकी झोपड़ी भरने लगती है। तभी अजीत कहता है, अरे घसीटाराम, काहे के लिए हमको जबरदस्ती गंगा में डुबकी लगावत है? छोड़ ससुरा हमको। ऐसा कहते हुए अजीत बगल में सो रहे अपने भाई अखिलेश को जोरदार लात मारता है। तभी सीबो और आरती जाग जाती हैं। देख लो अम्मा, अजीत भैया ने फिर से मुझको धो दिया। हे भगवान, माँ जी, हमारी झोपड़ी में ये पानी कहाँ से भर रहा है? जिसका डर था वही हुआ, हमारी झोपड़ी की छत टपक रही है। अजी उठो। नीलम, जेठानी जी उठिए। इस तरह से बारिश के चलते आरती और उसके गरीब ससुराल वाले आधी रात को नींद से जाग जाते हैं और आरती जल्दी जल्दी बारिश के पानी को झोपड़ी से बाहर फेंकने लगती है। लाओ आरती, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। नहीं जेठानी जी, आप माँ बनने वाली हैं, बस एक तरफ बैठ जाइए, मैं कर लूंगी। बारिश का पानी साफ करते हुए रात से सुबह हो जाती है और अब बारिश भी थम जाती है। तभी अखिलेश कहता है, बारिश रुक गई है, चलिए अजीत भैया काम पर चलते हैं। आज हमें उस घर को बनाकर पूरा करना है और प्लास्टर भी करना है, वरना सेठ हमको काम से निकाल देगा। तो 2 वक्त की रोटी कमाने पर भी अब आफत आ जाएगी। अखिलेश जी, जेठ जी रुकिए, मैं चाय बना देती हूँ। गरीबी के चलते आरती लाल चाय बनाकर अपने पति और जेठ को दे देती है। अखिलेश और अजीत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिहाड़ी मजदूरी का काम करते थे। दोनों भाइयों के अब तक न जाने कितने ही घर, फैक्ट्रियां अपने हाथों से वो बना चुके थे, मगर खुद अपने परिवार के लिए एक पक्का घर नहीं बना सके। बस थी तो सर छिपाने के लिए टूटी फूटी झोपड़ी। वहीं साल के कुछ महीने उन्हें बेरोजगारी के धक्के भी खाने पड़ते थे। दोनों भाई काम पर आकर काम करते हैं। तभी फिर से पीट पीट कर जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। उन दोनों के चेहरे पर बस बार बार अपनी कच्ची झोपड़ी का ही नजारा दिख रहा था।
अखिलेश, तू देख रहा है मेरे भाई, बारिश कितनी तेज हो रही है, कहीं हमारी झोपड़ी ढह न जाए, वरना माँ बाबूजी, हमारी बहन और हमारी बीवी बेघर हो जाएंगे। भैया मेरे पास एक रास्ता है, क्यों ना यहाँ से थोड़ी सीमेंट चुरा कर घर ले चले और झोपड़ी की छत को पक्का कर दें। कभी कभी गरीब होना गरीबों की जिंदगी के लिए एक बड़ा अभिशाप बन जाता है और गरीब से गरीब खुददार आदमी को भी चोर बनाकर छोड़ता है। छत छिन जाने के डर से अखिलेश और अजीत एक बोरी में सीमेंट भरने लगते हैं। तभी सेठ उन्हें चोरी करते हुए देख लेता है और मुंह में चबा रहे पान की पीक उनके मुंह पर फेंकता है। थू, साले हराम की औलाद, हीरालाल के साथ होशियारी है। ये शेर भर सीमेंट की चोरी तुमको बड़ी महंगी पड़ेगी। अरे ओ चमन, रंगा, बाहर फेंक दो इन ससुरों को, अब तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और अगर आज के बाद यहाँ दिखाई दिए ना तो दोनों भाइयों की टांगे तोड़वाकर कबाब सिखवा दूंगा। ऐसा मत करो सेठ, ऐसा मत करो, हमें हमारी मेहनत मजदूरी दे दो। हीरालाल उनकी एक नहीं सुनता और मार पीट कर उन्हें भरी बारिश में सड़क पर फेंक देता है। वहीं दूसरी तरफ बारिश के चलते झोपड़ी की छत टूट जाती है। बेचारी राधा जैसे तैसे झोपड़ी पर चढ़कर उसकी छत को ठीक करती है, मगर फूस की कच्ची छत तेज आंधी तूफान की मार सह नहीं पाती और उस गरीब परिवार की झोपड़ी पूरी तरह से ढह जाती है। दोनों भाई वापस आते हैं तो सभी सड़क पर बैठे भीग रहे होते हैं। भैया आप दोनों आ गए, हम बेघर हो गए भैया, हमारी झोपड़ी टूट गई। क्यों ऊपर वाले, क्या लिखा है तूने हम गरीबों की किस्मत में? पहले हम गरीब भाइयों की आगे की रोजी रोटी छीन ली और अब सर से छत भी छीन ली। अजी ये क्या कह रहे हैं आप? कविता, हमारा काम छूट गया। अजीत सभी को पूरी बात बताता है। अपने गरीब ससुराल वालों को हिम्मत हारता हुआ देखकर आरती कहती है, माँ जी, अजीत भैया, अखिलेश जी, माना कि भले हमारे पास ईंट खरीदने के पैसे नहीं, मगर सच तो ये है कि घर पैसे से नहीं परिवार से बनता है। हम इस घास से अपना घर बनाएंगे जिसे कोई आंधी तूफान भी तोड़ नहीं पाएगा। आरती की ये बातें उसके गरीब ससुराल वालों की टूटी हुई हिम्मत को नए हौसले से भर देती है। और जहां गोपी, अजीत और अखिलेश लकड़ियां काट काट कर इकट्ठी करते हैं, वहीं आरती, उसकी सास, ननद और जेठानी घास इकट्ठा करते हैं। कविता दीदी, जब तक हम झोपड़ी बना नहीं लेते, आप यहीं इस पेड़ की ओट में रहिए। आपका बारिश में भीगना आपके और होने वाले बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं। माँ जी, नीलम, आप दोनों कविता दीदी के पास रहिए। इसके बाद आरती खुद बारिश में भीगते हुए झोपड़ी बनाना शुरू करती है। वहीं उसके पति जेठ मजबूत लकड़ियों से पिलर बनाते हैं। आंधी तूफान जैसे बार बार घास फूस को बिखरा कर उस गरीब बहू के हौसले को तोड़ने की कोशिश करती। रह रहकर बिजली चमकती और बादल गरजते, मगर सुबह से रात होने तक बारिश में भीगते हुए आरती मजबूत झोपड़ी बना लेती है और झोपड़ी के छत के चारों ओर तिरपाल बांध देती है, जिससे बारिश की एक भी बूंद अब उनकी झोपड़ी में नहीं आती। माँ जी, बाबूजी, जेठानी जी, नीलम, चलिए सभी लोग झोपड़ी के अंदर चलिए। झोपड़ी के अंदर आकर आरती के गरीब ससुराल वालों के चेहरे खुशी से खिल गए। आरती भाभी, आपने बहुत बड़ी झोपड़ी बनाई है, अब हम में से किसी को भी रात भर जागना नहीं पड़ेगा। सुना था कि बहुएं ससुराल के घर आंगन में लक्ष्मी का रूप बनकर आती हैं, मगर आरती बहू, तुझे देखकर ऐसा लग रहा है तू हम गरीबों की झोपड़ी में ऊपर वाले का भेजा कोई रूप है। वरना जब हम बेघर होकर सड़क पर आ गए थे तो तू हमारे साथ अपने घर भी जा सकती थी। माँ जी, मैं इस घर की बहू हूँ और बहू का संसार उसके ससुराल से होता है, और विदाई के वक्त पिताजी ने कहा था कि शादी के बाद बहू के ससुराल वालों का दुख सुख ही उसका भी सुख दुख होता है। आरती की बातें उसके गरीब ससुराल वालों का दिल जीत लेती हैं और अब वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।